अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। हम आज बात करेंगे सिस्टम की, फिर हम देखेंगे कि सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं और फिर हम सिंपली एक मॉडल की बात करेंगे जो हमें एक सिस्टम बनाने के लिए जरूरी होता है। हम सबसे पहले आज देखते हैं व्हाट इज अ सिस्टम। सबसे पहले सिस्टम की अगर हम बात करें, अ सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट वर्क विद ईच अदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अगर हमने एक खास टास्क को मुकम्मल करना हो तो उसमें जो कंपोनेंट्स आपस में कंबाइन वर्किंग करते हैं जिसके नतीजे में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, हम सिंपली उसे एक सिस्टम के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। सिस्टम में जरूरी नहीं है कि हम कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्टम में हमारे पास अफराद भी शामिल होते हैं, कंपोनेंट्स भी होते हैं इन द सेंस ऑफ हार्डवेयर, और सॉफ्टवेयर भी इसमें अवेलेबल होते हैं। हम वन आफ्टर वन इन कंपोनेंट्स के ऊपर इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। सिस्टम में हमें डिफरेंट प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर क्या चीज होती है। इट इज अ सेट ऑफ स्टेप्स दैट आर परफॉर्म्ड इन रेगुलर एंड स्पेसिफाइड ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश अ टास्क। अगर हमने एक टास्क को कंप्लीट करना है तो उसके लिए रेगुलर और स्पेसिफाइड जो स्टेप्स हैं, हम एक एल्गोरिदम की बात भी इसमें कर लेते हैं, हम इसमें स्यूडो कोड की बात भी कर लेते हैं। सिंपली ऐसे स्टेप्स जिनकी वजह से हमने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हम सिंपली उसे एक प्रोसीजर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोसीजर इज द इसेंशियल पार्ट ऑफ द सिस्टम। हम विदाउट प्रोसीजर कभी भी सिस्टम को डिफाइन नहीं कर पाते। उसके बाद हम सिस्टम के फर्दर कंपोनेंट्स के ऊपर बात करते हैं। हमारे पास टोटल 5 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जो हम सिस्टम के कंपोनेंट्स के तौर पे कंसीडर करते हैं। उनमें हार्डवेयर जो हमारे पास फिजिकल एक्सेसरीज होती हैं, जैसे आपके पास कीबोर्ड है, उसके बाद स्क्रीन है, उसके बाद मुकम्मल एक ढांचा, एक फ्रेम, वो आपके पास हार्डवेयर की फॉर्म है। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये बेसिकली प्रोग्राम्स होते हैं जिन्होंने हार्डवेयर को ऑपरेट करना होता है। उसके बाद यूजर्स होते हैं जो ऑपरेट करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को। उसके बाद डेटा और इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली इनपुट और आउटपुट के लिए हम डेटा और इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर हम कम्युनिकेशन स्टेप्स की बात करें तो डेटा को फर्दर मैनिपुलेट करने के बाद एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना और रिसीव करना। हम टोटल ये 5 कंपोनेंट्स हैं, इन 5 कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और अगर इनमें से कोई एक कंपोनेंट भी स्किप कर दिया जाए तो सिस्टम मुकम्मल नहीं होता और हम डेटा को फर्दर एक जगह से दूसरी जगह कन्वे नहीं कर पाते। अब इसके बाद हम बात करते हैं, जब हमने एक सिस्टम को डेवलप किया तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। हमारे पास एक सिस्टम जिसको हमने डेवलप किया, हम उसे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रोसीजर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। विदाउट SDLC a system cannot be developed। हम एक सिस्टम को उस सूरत में डेवलप करते हैं जब वो बेसिक रूल्स को फॉलो करते हुए बना हुआ हो, और उन रूल्स को हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल रूल्स के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या चीज होती है? इट इज अ सेट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स दैट आर परफॉर्म्ड टू डेवलप अ सिस्टम। अगर हमें एक सिस्टम को डेवलप करना है तो उस मकसद के लिए कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है, और अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हम सिंपली एक सिस्टम को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ये बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड वे होता है किसी भी सिस्टम को सक्सेसफुली बिल्डअप करने के लिए। हमारे पास बहुत से पैटर्न्स इसमें दस्तयाब होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ वाटरफॉल मॉडल की, जिसके जरिए से हम एक सिस्टम को डेवलप करते हैं। इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस 7 होती हैं जिन स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले नंबर पे होती है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। ये क्या है थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हमने सिस्टम एनालिसिस करना होता है। फिर हम सिस्टम को डिजाइन करते हैं। डिजाइन करने के लिए हमें कोडिंग की जरूरत पेश आती है। कोड करने के बाद हम उसको टेस्ट करते हैं, फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन होती है, और फाइनली अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स हो तो हम उसे मेंटेन करते हैं। हम वन आफ्टर वन इन कंपोनेंट्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। हम सिंपली इसे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फिनोमिना और फेज
is to conduct an initial analysis and finding of the system. हम जिस चीज को बनाने जा रहे हैं उसमें हमें क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, वो सिस्टम कैसे बनेगा और मुकम्मल का मुकम्मल फ्रेमवर्क करना, ये सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मसलन आपने एक घर बनाना है तो सबसे पहले जिस चीज की आपको जरूरत है वो है जमीन। आप सर्च आउट करते हैं कि जमीन का कौन सा खित्ता आप लोगों के लिए फिजिबल है जहां पे आप एक घर बना सकते हैं। आप कभी भी नहर के ऊपर घर नहीं बनाएंगे, आप दरिया में घर नहीं बनाएंगे। क्यों? आप फिजिबल लोकेशन को सर्च आउट करेंगे। सो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमें बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, हम सिस्टम को कहां पे बिल्ड करेंगे और क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी जिनकी वजह से एक सिस्टम को बिल्डअप किया जाएगा। फिर हम उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं कि यहाँ पे चीज को बनाने से हमें फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, इस चीज को रिव्यू किया जाता है और इसमें प्रीलिमिनरी प्लान डिस्कस होते हैं। प्रीलिमिनरी प्लान से मुराद है कि अगर हम इब्तदाई तौर पे इस सिस्टम को लॉन्च करते हैं तो मार्केट में इस सिस्टम की वर्थ क्या है और हमें फर्दर इसका फायदा क्या होगा। ये सारी चीजें सिस्टम रिक्वायरमेंट्स का बुनियादी हिस्सा होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सिस्टम एनालिसिस की, जब हम प्रीलिमिनरी प्लान बना लेते हैं तो फिर उसके बाद हमें एनालिसिस करना पड़ता है। एनालिसिस क्या होता है? करंट बिजनेस सिस्टम इज स्टडीड इन डिटेल टू फाइंड आउट हाउ द सिस्टम विल बी एस्टैब्लिश्ड। हम सिस्टम को बनाने के लिए हाउस के ऊपर बहस करते हैं कि ये सिस्टम कैसे बनेगा, हमें कैसे फैसिलिटेट करेगा, हमारा इसमें क्या फायदा है। ये सारी चीजें सिस्टम एनालिसिस का बुनियादी जुज्व होती हैं। लेकिन ये सिस्टम तब बनता है जब हम पहले से बने हुए सिस्टम्स को स्टडी करते हैं। हम इसे केस स्टडी या सिस्टम स्टडी के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आमतौर पे हमें नीड एनालिसिस पे फोकस करना पड़ता है। नीड एनालिसिस क्या होता है? हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। इसमें डाटा एनालिसिस होता है, जो डाटा हम मुख्तलिफ सोर्सेज से इकट्ठा करते हैं, क्या वो डाटा फिजिबल है, क्या वो हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है, और इसमें हमें एनालिसिस रिपोर्ट बार बार जनरेट करनी पड़ती है। एनालिसिस रिपोर्ट क्या होता है? हम जो डाटा इकट्ठा करते हैं वो फिजिबल है तो ठीक, अगर फिजिबल नहीं है तो उसको रिजेक्ट करना, किन बेसिस के ऊपर हमने उसको रिजेक्ट किया, इट इज आल्सो मेंशन्ड हियर। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी स्टेज की, जिसको हम कहते हैं सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन क्या है? इट इज यूज्ड टू डिजाइन लॉजिकल एंड फिजिकल मॉडल ऑफ अ सिस्टम। हम एक सिस्टम का लॉजिकल पोर्शन और फिजिकल मॉडल वो दोनों डिजाइन करते हैं इस स्टेज के अंदर। फिजिकल मॉडलिंग क्या होती है? हम जिस सिस्टम को डेवलप करना जा रहे हैं उसका फ्रंट आउटलेट कैसा होगा, हमें कैसी चीजें वो नजर आएंगी, ये फिजिकल मॉडलिंग है। और लॉजिकल मॉडलिंग की अगर हम बात करें तो बिहाइंड द स्क्रीन वो सिस्टम ऑपरेट किस तरह होगा, ये लॉजिकल मॉडलिंग ने डिफाइन करना होता है। एक हार्डवेयर कंपोनेंट के ऊपर हमने लॉजिकल किस तरह डेटा मैनिपुलेशन करनी है, ये सिस्टम डिजाइन का बुनियादी हिस्सा होता है। इसके बाद अगर हम बात करें सिस्टम कोडिंग की, तो सिस्टम कोडिंग ये हमारे पास फोर्थ फेज होता है जिसमें प्रोग्राम्स को लिखा जाता है। सिस्टम कैन बी डिवेल्प्ड बाय सिंगल प्रोग्रामर और टीम ऑफ प्रोग्रामर्स बाय यूजिंग डिफरेंट टूल्स। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए प्रोग्रामर। हम इंडिविजुअल अपने तौर पे कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर लें या हम एक टीम बना लें और सबको कुछ कुछ टास्क असाइन कर दें और वो सारे मिलके उन टास्क को मुकम्मल करें और बाद में हम उनको कंबाइन कर दें, तो हम इसको भी सिस्टम कोडिंग कंसीडर करते हैं। याद रखिएगा, सिस्टम कोड करने से पहले आप जिस लैंग्वेज को चूज कर रहे हैं वो आपको फेमिलियर होनी चाहिए। आप उससे फेमिलियर होंगे। अगर आप उससे फेमिलियर नहीं होंगे, आप सिस्टम को कोड नहीं कर सकेंगे। मसलन अगर मैं अपनी बात करूं, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, सी शार्प, विजुअल बेसिक, जावा और इस तरह की लैंग्वेजेस मुझे आती हैं। सो इन लैंग्वेजेस को अगर मैं यूज करूंगा और अपने प्रोग्राम लिखूंगा तो ठीक, लेकिन अगर कोई एक ऐसी लैंग्वेज है जो मुझे नहीं आती और उस लैंग्वेज में, जैसे असेंबली लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, मिसाल के तौर पे असेंबली लैंग्वेज अगर मुझे नहीं आती और कल को मैं मशीन्स बनाने लग जाऊं, तो ऐसी सिचुएशन में मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ फेज की, जिसको हम कहते हैं सिस्टम टेस्टिंग। जब एक सिस्टम मुकम्मल तौर पे बना लिया जाता है तो फिर उस सिस्टम को टेस्ट किया जाता है। अगर उस दौरान में कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स नजर आ जाती हैं तो उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना ये सिस्टम टेस्टिंग फेज के अंदर होता है। और बाज़ औक़ात
ये एक शख्स ने टेस्ट करना होता है, बाज़ एक मुकम्मल टीम होती है जिन्होंने उसको वेरीफाई करना होता है, टेस्ट करना होता है और उसके बाद उसकी फर्दर मैनिपुलेशन परफॉर्म की जाती है। इसमें आमतौर पे दो तरह की टेस्टिंग स्कीम्स इस्तेमाल की जाती हैं। एक को हम कहते हैं यूनिट टेस्ट, एक को हम कहते हैं सिस्टम टेस्ट। यूनिट टेस्ट में इंडिविजुअल जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको टेस्ट किया जाता है और उनको देखा जाता है कि उनमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो उन प्रॉब्लम्स को ठीक किया जाएगा। और सिस्टम टेस्टिंग में मुकम्मल एक सिस्टम को कंबाइन करने के बाद उसकी वर्किंग को चेक किया जाता है। अगर वहां पे कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो उस प्रॉब्लम को वहां से सिस्टम कोडिंग की मदद से दोबारा से कोड को रीजनरेट करके नए सिरे से उसको टेस्ट किया जाता है, ताकि जो प्रॉब्लम वहां पे मौजूद है उन प्रॉब्लम्स को वहां से खत्म किया जा सके। उसके बाद हम बात करते हैं 6th फेज की, जो हमारे पास है सिस्टम इंप्लीमेंटेशन। सिस्टम इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है इंस्टॉलेशन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इन द फाइल्स दैट आर एसेंशियली बीन रिक्वायर्ड व्हेन द डाटा इज टू बी मैनिपुलेटेड। अगर हमने डाटा मैनिपुलेशन करनी है तो उस मकसद के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फाइल्स या जितना भी डाटा है वो सारे का सारा हम इंस्टॉल करके चेक करते हैं कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो हम सिस्टम को दोबारा से कोड करेंगे और अगर उसमें प्रॉब्लम नहीं है तो हम सिस्टम को इंप्लीमेंट कर देंगे। ये आमतौर पे टेस्टिंग होने के बाद ये फेज इंप्लीमेंट किया जाता है। हम इसे सिस्टम कन्वर्जन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे पास मुख्तलिफ तरह की कन्वर्जन स्कीम्स अवेलेबल होती हैं, जैसे पैरेलल कन्वर्जन। पैरेलल कन्वर्जन में क्या होता है, हमारे पास एक नया सिस्टम बना, एक पुराना सिस्टम बना, तो हम दोनों सिस्टम्स को इकट्ठा रन करते हैं। वो भी चल रहा होता है, ये भी चल रहा होता है, तो हम इसको पैरेलल कन्वर्जन कहते हैं। इस तरह पायलट कन्वर्जन होती है, फेज कन्वर्जन होती है, डायरेक्ट कन्वर्जन होती है। अगर मैं डायरेक्ट कन्वर्जन की बात करूं तो इसका मतलब होता है हम पुराने सारे सिस्टम को नए सिस्टम के साथ रिप्लेस कर देते हैं। फेज कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो उसमें एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ रिप्लेस किया जाता है। और पायलट कन्वर्जन में भी आमतौर पे मुख्तलिफ मॉड्यूल्स को कन्वर्ट करके उनकी जगह दूसरे मॉड्यूल्स को इंप्लीमेंट कर देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आखिरी फेज के ऊपर, जिसको हम कहते हैं सिस्टम मेंटेनेंस। एक सिस्टम बनने के बाद हम उसे बार बार चेक करते हैं और सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के बाद भी उसको फर्दर चेक किया जाता है, जैसे जिसको हम अपडेट कहते हैं। आप लोगों को मोबाइल्स में, लैपटॉप में या मुख्तलिफ कंप्यूटर की एसेसरीज में अपडेट्स की ऑप्शन आती है, वो बेसिकली सिस्टम मेंटेनेंस होती है। इट इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द वर्किंग ऑफ द सिस्टम। सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, अगर उनमें कहीं पे बेहतरी की गुंजाइश है तो उस चीज को मेंटेन करना ये सिस्टम के बुनियादी की एस्पेक्ट्स में शामिल होता है। ये अगर रिक्वायरमेंट्स को कोई भी सिस्टम फुलफिल कर रहा है तो सिस्टम मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को रूल्स फुलफिल नहीं कर रहे तो हमें सिस्टम को बार बार अपडेट करने की जरूरत पेश आती है। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर आप समझते हैं कि आपको इस टॉपिक की समझ नहीं आई, चैप्टर नंबर 1 में किसी भी टॉपिक की आपको समझ नहीं आई, डिस्क्रिप्शन में आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने मैसेजेस के साथ राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इन टॉपिक्स की समझ आई होगी। फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने की बात।